हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर तुम्हारे सी फाउंडेशन अकाउंट्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम्हें रिवाइज करके ही जाने हैं एग्जाम से पहले। अब देखो तुम्हारे पास 1.5 डेज बचे हैं। बहुत सारा हम सारा सिलेबस रिवाइज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा टॉपिक करूँ कौन सा छोड़ दूँ, तो वो ये देख सकता है। तो तुम्हारी कन्फ्यूजन दूर होगी और तुम अपना पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करोगे। ठीक है। तो ये जो तुम्हें पीडीएफ है, ये तुम्हें फाउंडेशन के टेलीग्राम ग्रुप में तुम्हें मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना चैप्टर उठाते हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। उसके अंदर देखो यूनिट 1 है आपकी। उसके अंदर जो यूनिट 1 के अंदर सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। ज़रूर करके जाना, ज़रूर रीड करके जाना, एक बार हो सके तो लिख भी लेना। फिर आता है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये भी रीड करके जाना, ठीक है? जो सारे मैं तुम्हें टॉपिक्स बता रहा हूँ, तुम अपने हिसाब से उसे रीड कर सकते हो, लिख सकते हो, जैसे तुम्हारा जितना भी तुम्हारा टाइम परमिट बचता है, ठीक है? उसके बाद आता है यूनिट 2। यूनिट 2 के अंदर प्रिंसिपल ऑफ एंड कन्वेक्शन। ये जो सारे प्रिंसिपल्स होते हैं ना अकाउंटिंग के, ये सब होते हैं, इसको एक बार रीड करके जाना। ट्रू फॉल्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद आता है फंडामेंटल अकाउंटिंग कंजप्शन, तुम्हें पता होगी 3 है। उसको भी एक बार अच्छी तरह से रीड करके जाना, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है। फिर आता है यूनिट 3, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सुपर इंपॉर्टेंट है ट्रू फॉल्स के लिए भी और थ्योरी के लिए भी। देखो ये ऐसा जो है चैप्टर है जिसके अंदर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कैपिटल में क्या रखें और रेवेन्यू में क्या रखें। मैं तुम्हें अभी बेसिक रूल बता देता हूँ क्या है, उससे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ। सारे एक तो एग्जांपल्स रीड करने हैं स्टडी मॉड्यूल के, इलस्ट्रेशन देखने हैं और क्वेश्चंस देखने हैं, क्योंकि वो एज इट इज कई बार आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है? उसके बाद डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर भी तुम्हें देखना है। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेसिक डिस्टिंक्शन कैसे रख सकते हैं। देखो, एक तो हमारी इंटेंशन पे रहता है कि मैनेजमेंट की इंटेंशन पे रहता है कि वो उसको क्या एसेट को क्या ट्रीट करना चाहती है। दूसरा, हम थोड़ा सा लॉजिक भी लगा सकते हैं। देखो, क्वेश्चन को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि मैनेजमेंट की इंटेंशन क्या है, बट हम ये देख के बता सकते हैं कि क्या इस खर्चे से हमें कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। मतलब कि कोई ऐसा हमने खर्चा किया जिसको हमें साल भर साल कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा है कि नहीं उससे, तो हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, वरना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। फॉर एग्जांपल, हमने मशीन लगाई, ठीक है? मशीन के साथ हमने उसकी इंस्टॉलेशन कराई। अब इंस्टॉलेशन तो ज़रूरी है एक मशीन को लगाने के लिए, ताकि वो रन कर पाए और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि आने वाले साल पे उसका बेनिफिट हो पाए। तो इसलिए ये जो पूरा सारा खर्चा है, ये हमारा कैपिटल होगा। व्हेयर एज़ हमने कोई क्या कहते हैं, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन के साइट पे हमने छोटे-छोटे से घर बनाए अब लेबर के लिए रहने के लिए। तो अब देखो, इस घर से हमारा कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होने वाला है, बस ये एक हमारी जो लेबर है उसको बेनिफिट देने के लिए हमने बनाया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है? ये टेम्परेरी हाउस बनाए थे, ये एग्ज़ाम्पल दे रखा है बुक के अंदर, वो तुम देख सकते हो। तो ये हमारा हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मैंने बेसिक तुम्हें रूल अभी फटाफट बता दिया है। उसके बाद लेकिन तुम एक बार मॉड्यूल के सारे एग्जांपल्स, क्वेश्चन और ये सब रीड करके ज़रूर जाना। फिर आता है कॉन्टीजेंट एसेट लायबिलिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर डेफिनेशन ऑफ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी पढ़ लेना। बस मैं तुम्हें एक बेसिक रूल बता देता हूँ, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या होता है। एक तो लायबिलिटी वो जिसकी हमें वैल्यू पता ना हो, और दूसरा ऐसा कोई इवेंट जो पास्ट में हुआ हो और हमें असर्टेन है कि आने वाले फ्यूचर पे इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मतलब उसकी जो अ, है ना, लायबिलिटी अनसर्टेन है। हमें नहीं पता है उसका इफ़ेक्ट आगे फ्यूचर में कुछ होने या ना होने से पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसलिए वो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी हो जाता है। मैंने होप जो है थोड़ा बेसिक दिया है, इसलिए तुम एक बार बुक के अंदर इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना, कई बार जो है इसमें से ट्रू फॉल्स आ जाता है। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटी एंड प्रोविजन। देखो, मैं सारे डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ क्योंकि कभी-कभार ये आ जाते हैं एज़ इट इज़ उठकर, कुछ भी नहीं होता, लिखा होता है डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। तो ये तुम्हें जो है मॉड्यूल के अंदर जितने भी डिफरेंस बिटवीन है वो पढ़ के जाओ। फिर आता है अकाउंटिंग पॉलिसी छोड़ देना, मतलब कुछ ज़्यादा है नहीं इसके अंदर। फिर आता है यूनिट 6, उसको भी पढ़ना हो पढ़ लेना, देख लेना उसको, ठीक है? फिर आता है यूनिट 7, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर करके जाना। फिर आता है हमारा चैप्टर 2, अकाउंटिंग प्रोसेस। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है कैश बुक है, यूनिट 5। बाकी सारे यूनिट्स तुम देखना, पढ़ना है, छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैश बुक मत छोड़ के जाना, रिवाइज़ करके मत जा हमेशा जाना। एक तो पहले कॉन्ट्रा एंट्रीज़ देख लेना, उसको कॉन्सेप्ट देख लेना, और उसके बाद इलस्ट्रेशन 5 एक बार सॉल्व कर लेना, बस तुम्हारा हो गया। वही यूनिट 6 पे आ जाते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये ट्रू फॉल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी थ्योरी में इसका वो आ जाता है, पार्ट आ जाता है। क्वेश्चन पे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आ जाता है। तो हम
देखते हैं, एक तो स्टेजेस ऑफ एरर देख लेना, कितने टाइप्स ऑफ एरर होते हैं वो देख लेना, फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन 5 कर लेना और सारे जो ट्रू फॉल्स है मॉड्यूल के अंदर वो देख लेना, ठीक है? रीड कर लेना, अच्छी तरीके से रीड करना, ऐसे नहीं जल्दबाजी में रीड करो। कोई मैराथन चलाना है तो वो तुम चला सकते हो साथ में, अगर तुम्हें बोर लग रहा हो कि कोई चैप्टर पढ़ने में। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 3 बीआरएस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईज़ी भी है, तुमने 11th से पढ़ रहे हो, तो इसको ज़्यादा फोकस रखना। इसके अंदर सबसे पहले आपको टॉपिक देखना है कॉजेस ऑफ डिफरेंस, क्यों होता है डिफरेंस बीआरएस वो क्या कहते हैं बैंक एंड कैश बुक के अंदर। तो ये एमसीक्यू के लिए ज्यादा इम्पोर्ट वो सॉरी एमसीक्यू नहीं आना तुम्हारे में तो ट्रू फॉल्स आना है, तो ये ट्रू फॉल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इलस्ट्रेशन 6 7 10 एंड 11 जरूर करके जाना और ट्रू फॉल्स तो देख के जाना। उसके बाद आते हैं चैप्टर 4 इन्वेंट्री, सुपर इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्रीज एक बहुत ही अंडररेटेड चैप्टर है, आईसीआई बहुत कम पूछता है मेरे ख्याल से, तो इसको जरूर करके जाना। इन्वेंट्रीज के अंदर तुम्हें पहले ये पढ़ लेना थ्योरी के अंदर, एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, और दूसरा डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ये भी आराम से 4 से 6 मार्क्स का तुम्हें मिल सकता है क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन कौन से प्रैक्टिस करने हैं, इलस्ट्रेशन 9 10 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का जरूर करके जाना। फिर आता है चैप्टर नंबर 5 डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के अंदर बहुत सारे मेथड है, उसके फिर थोड़े-थोड़े एग्जांपल और एक क्वेश्चन है। तो तुमको जो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि वो इम्पोर्टेंट है या वो इम्पोर्टेंट नहीं है कोई भी मेथड, बट एक बार सारे अगर हो सकते हैं तो रीड करके ज़रूर जाओ, एग्जांपल और इलस्ट्रेशन खाली, ठीक है? और उसके बाद एक ये टॉपिक ज़रूर करके जाना, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन ऑफ पीपीई। थ्योरी है, मतलब ऐसे पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरमीडिएट के अंदर ये चीज़ इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए मैंने तुम्हें बता रहा हूँ कि एक बार रीड करके चले जाना, क्या पता पूछ ले। फिर चैप्टर नंबर 6 है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। तुमने लॉ के अंदर भी ये जो नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट पढ़ा हुआ है, तो तुम्हें अच्छी तरह से ये चैप्टर हो सकता है आता हो। तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ इलस्ट्रेशन 8 9 एंड 10 जरूर करके जाना, इस चैप्टर को मत छोड़ना, क्योंकि ये थोड़ा इंटरलिंक चैप्टर है, तो तुम लॉ में भी पढ़ा हुआ है, तो ये करके जाना। फिर आता है चैप्टर नंबर 7 फाइनल अकाउंट्स, बहुत बड़ा, मतलब फाइनल अकाउंट्स पता है, बैलेंस शीट पीएनएल बनाना हो, बहुत टाइम टेकिंग है। रीड कर जाना इलस्ट्रेशन 12 को, सारी एडजस्टमेंट रीड करके जाना, सारी एडजस्टमेंट होप तुम्हें आती हो, उसकी क्या एडजस्टमेंट डबल एंट्री होने वाली है तुमको आती हो, तो ये करके जरूर जाना। फिर आता है चैप्टर नंबर 8 एनपीओ, सुपर इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है 10 से 20 नंबर के अंदर, तो जरूर करके जाना है। इसके अंदर भी इलस्ट्रेशन 12 है, वो भी देख कर जाना। फिर आता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, पढ़ना हो देख लेना, मेरे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा है ये, इसके क्योंकि ना और भी बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है, तो मेरे को नहीं लगा कि ये इतना हो सकता है आ सकता है, फिर भी देख लेना एक बार अगर पढ़ना हो। तो फिर आता है चैप्टर नंबर 10 पार्टनरशिप एनएलपी। इसके अंदर दो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ही जो यूनिट्स है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये जरूर करके जाना। फिर आता है चैप्टर नंबर 11 कंपनी अकाउंट्स। इसके अंदर आपको बोनस इशू एंड राइट इशू इशू के जो जर्नल एंट्रीज है वो जरूर करके जाना। फिर आता है फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर, ये भी जरूर करके जाना। तो मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी है। देखो सिर्फ 2 पेज के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने सारी मार्क करके दे दी है। ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी। ये 2 पेज कर लो तुम 1.5 दिन के अंदर, इनफ है। मतलब तुम तैयारी कह सकते हो कि तुम्हारी 70 प्लस वाली तैयारी हो जाएगी। बाकी तो अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन ऐसा दिखता है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो तुम बेसिक अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ध्यान में रख के उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, या उस एडजस्टमेंट को सॉल्व करो, जो ज़रूर होगा। उसके बाद जो है मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। देखो तुमको जो है, अगर जैसे एनपीओ है, फाइनल अकाउंट्स है, बैलेंस शीट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की वो प्रॉब्लम रहती है कि बैलेंस शीट मैच नहीं होती है। देखो बैलेंस शीट अगर मैच नहीं हो रही हो, कितना अगर तुम्हारा पूरा जैसे टाइम था तुमने देना था 25 मिनट्स उसको, ठीक है, वो 25 मिनट्स पूरे ही खत्म हो चुके हैं और तब भी तुम्हारी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है, तो उसको बात को ईगो में मत लेना। अपने 25 मिनट्स लग गए हैं, छोड़ दो उस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे तैयारी करो, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास फिर लास्ट में टाइम बचा है और फिर तुम सोचते हो कि बैलेंस शीट एक बार टैली करने की सोचो, तो उसके अंदर तुम जो आइटम्स तुम्हें लगता है ना कि 100% करेक्ट है, इसके अंदर यही एडजस्टमेंट होनी थी, उनको फिल्टर आउट कर दो। और जो जिस आइटम पे तुम्हें डाउट है उसको बस रहने दो, और उस पर थोड़ा ट्रायल एंड एरर लगा के कुछ ना कुछ करके तुम हो सकता है बैलेंस शीट को मैच करा लो। ये एक मेरा सजेशन है कि ट्रायल एंड एरर यूज कर सकते हो ऑन फिल्टर आइटम, जो कि तुम्हें लगता है कि हाँ इसकी वजह से मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, इन आइटम्स की वजह से बैलेंस शीट नहीं मैच हो रही, तो वो ज़रूर हम तुम देख सकते हो एक ट्रिक से, ठीक है? तो ये देख लेना।
दूसरी मैं तुम्हें चीज़ बोलूँगा, वर्किंग नोट 100% बनाने ही बनाने हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, तुमको कोई भी आंसर निकला है, तो तुमने कैसे आंसर को निकाला है, ये एग्ज़ामिनर को पता होना चाहिए। तो तुम्हें वर्किंग नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्किंग नोट्स तुम बाद में भी बना सकते हो, पहले भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वर्किंग नोट्स का एक तो नंबर है, नोटिंग है, वो करेक्ट करना, ठीक है? अपने मेन आंसर के अंदर भी वर्किंग नोट्स की नोट्स जो नंबर होगा वो करें। दूसरी बात आ जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी रहता है कि जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है या जितने पार्टनर वाले जो अकाउंट्स होते हैं उसके अंदर पार्टनर होते हैं, बहुत सारे लेजर बन जाते हैं, आपका बहुत सारा कॉलम बन जाते हैं। इसकी वजह से ना हमें जो पर्टिकुलर वाला कॉलम है ना इतना सफिशिएंट नहीं रहता है, जिससे हम उसके अंदर फुल वो लिख दें, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे करके लिख दें। तो अगर तुमसे वो चीज़ मतलब थोड़ा तुम्हें डिफिकल्टी आ रही है कि तुम ये सोच रहे हो कि मैं जैसे पर्टिकुलर का कॉलम है, छोटा सा कॉलम मेरा बनेगा, फिर उसके अंदर मैं टू पीएनएल ऐसे करके लिख दूँ, तो ऐसे करके मत लिखना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। या तो तुम एक चीज़ ऐसे फ़ॉलो कर सकते हो, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे करके तुम फ़ॉलो कर सकते हो, या तो तुम टू पीएनएल लिख लो, ठीक है? और फिर एब्रिविएशन बना देना ऊपर कहीं पे। एब्रिविएशन का एक बॉक्स बना देना, उसके अंदर लिख देना पीएनएल, ऐसे स्टार यहाँ पे यहाँ स्टार कर देना। पीएनएल मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? ये चीज़ आईसीआई इसलिए कहता है शॉर्टकट ना यूज़ करने के लिए। पहले तो प्रेज़ेंटेशन मैटर्स, दूसरा ये कि आईसीआई को कैसे पता चला तुम पी-एन-एल मतलब प्रॉफ़िट एंड लॉस ही बोल रहे हो, तुम कोई पार्टनर एंड लायबिलिटी अकाउंट नहीं बोल रहे हो, मतलब कोई ऐसा अकाउंट नहीं बोल रहे हो, कुछ और नहीं बोल रहे हो तुम प्रॉफ़िट एंड लॉस ही कहना चाहते हो, तो ये एब्रिविएशन बना के तुम उसे क्लियर कर सकते हो कि हाँ, मैं प्रॉफ़िट एंड लॉस ही कह रहा हूँ पी-एन-एल को, ठीक है? तो वो ऐसे एब्रिविएशन तुम ऐसे यूज़ कर सकते हो पेपर के अंदर। मोस्ट प्रेफर्ड तरीका यही है। ये एक थोड़ा रिस्क फैक्टर है, अगर तुम्हारे पास बिल्कुल भी जगह नहीं बची और 1-2 ऐसे आइटम है जो तुमने शॉर्ट में लिखे है, तो तुम उसका एब्रिविएशन बना दो, ठीक है? फिर और बाकी और कोई है नहीं। मैंने 2 पेज के अंदर सारी चीज़ें खत्म कर दी है। मतलब पूरा कोर्स तो हमारा 2 पेज के अंदर है, 2 पेज के अंदर समराइज़ कर दिया है कि ये चीज़ें पढ़ के जाओ और ईज़िली तुम मतलब पास होके रहोगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बाकी अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है और जितना भी तुम्हारा प्रिपरेशन है उस पे कॉन्फिडेंस रखनी है। ऑल द बेस्ट, और अगर तुम्हें कोई और भी प्रॉब्लम है ज़रूर कमेंट पे लिख देना, ठीक है? और ऑल द बेस्ट। मैं फिर दोबारा एक बार लॉ के लिए कोई ऐसी चीज़ अगर लेके आनी है तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना कि ये लॉ के लिए भी आपको ऐसे अगर समरी चाहिए 1.5 डेज़ के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है, प्लीज़ कमेंट पे लिख देना। ऑल द बेस्ट, ओके, बाय।